हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जैसे कि आप जानते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोज होता है यानी ऑब्स्ट्रक्ट होता है। और ऐसे ही एक रेजिस्टर होता है जो कि डिवाइस है जिसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन को पैदा करना। तो रेजिस्टर और रेजिस्टेंस सेम सेंस है, इतना आप जान चुके हैं। रेजिस्टर और रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन अभी हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। इनको कंबाइन कैसे करा जाता है, मतलब एक साथ किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में रखा कैसे जाता है, और अलग अलग रखने से डिफरेंसेस क्या पैदा होते हैं करंट और वोल्टेज में, अभी हमें ये समझना है इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुपरफिशियल लेवल पे देखा जाए तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंसेस के। पहला होता है आपका सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा होता है आपका पैरेलल ग्रुपिंग। एक थर्ड टाइप की ग्रुपिंग भी होती है जिसे आप मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं, बट उसे हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे, बिकॉज एज सच उसका कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इतना है नहीं इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप सीरीज और पैरेलल को अच्छे से समझ जाएं तो आपको मिक्स ग्रुपिंग ही आ जाती है और न्यूमेरिकल्स चुटकी में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हमारी पहले टाइप की ग्रुपिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पहला टाइप का कॉम्बिनेशन है वो है आपका सीरीज ग्रुपिंग यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो उसे लिख लेते हैं। पहला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी जब हम सीरीज में लगाएंगे रेजिस्टेंसेस को तो क्या फर्क पड़ेगा वी और आई पे, वो देखते हैं, और ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी वो भी देखते हैं। तो सीरीज, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, सीरीज में लगाया जाएगा यानी कॉन्टिन्यूस लगाया जाएगा यानी एडजेसेंट लगाया जाएगा इसमें रेजिस्टेंसेस को। ऐसे अगर पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर है तो दूसरा जस्ट इसके अपोजिट बगल में, तीसरा जस्ट इसके बगल में जिसके एडजेसेंट ऐसे लगे होंगे। मान लीजिए कि पहली रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी R2 है, तीसरी R3 है। इसके लिए कंप्लीट सर्किट बना देते हैं। ज़्यादा कुछ डिवाइस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई सर्किट एलिमेंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 3 रेजिस्टेंसेस काफ़ी हैं और एक सेल यानी कि एक बैटरी काफ़ी है जिसकी वोल्टेज V हो। अब जैसा कि आप नॉर्मल सर्किट डायग्राम की मदद से जानते हैं, बैटरी और सेल का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना जिसकी वजह से करंट किसी भी सर्किट में सर्कुलेट हो यानी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सर्किट में सर्कुलेट हो। तो प्लस साइड से इलेक्ट्रॉन्स मतलब करंट निकलना स्टार्ट होगा, बिकॉज नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो करंट का फ्लो देखते हैं रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस। पहली रेजिस्टेंस से आई अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, दूसरी से भी आई अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, एंड थर्ड वाली से भी आई अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। ये अमाउंट ऑफ करंट पास होते होते सिंपल हमारा नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस पहुंच जाएगा और सर्कुलेट होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इसका सर्कुलेशन का फ्लो। एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ नेटवर्क बना देता है करंट इस तरीके से। इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है जिसको नोट करना चाहिए वो ये है कि R1, R2 और R3 तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ करंट डेवलप होगा, बट यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है यानी कि जो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1 के अक्रॉस मान लीजिए V1 होगा, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3 होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज जो नेट यहाँ पे वोल्टेज है वो इन तीनों वोल्टेज का सम आएगा, तभी जो करंट है वो सेम R1, R2 और R3 के अक्रॉस बह पाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, V जो नेट है यानी जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, जिसके कारण हमें R नेट मिलेगी। और उसी की वजह से ओम्स लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव साइड से करंट निकलेगा और वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस बह के वापस फिर से नेगेटिव की तरफ आना स्टार्ट होगा। यानी कि अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट को बहाना है तीनों अलग अलग रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, तो वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होना चाहिए। इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए आराम से, ठीक है। तो ओम्स लॉ से हमें क्या पता है? ओम्स लॉ से हमें ये पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें ये बात पता है कि जो V है वो होता है I R के बराबर, यानी जो वोल्टेज है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको अगर हम इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, जो V नेट है यानी जो टोटल वोल्टेज है या फिर जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 है। जितनी भी वोल्टेजेस हैं उनका एडिशन है V नेट। अब यहाँ पे V नेट क्या होगा? I इंटू R नेट, क्योंकि V क्या होता है? IR।
तो वी नेट क्या होगा आई इंटू आर नेट, बिकॉज आई तो सेम है। वी वन क्या होगा आई इंटू आर वन प्लस वी टू क्या होगा आई इंटू आर टू प्लस वी थ्री क्या होगा आई इंटू आर थ्री। करंट यहाँ पे सेम इसीलिए लिया गया क्योंकि आर वन आर टू आर थ्री के अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ करंट बहता है। आर नेट यहाँ पे इसलिए लिया गया क्योंकि हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करनी है जब हम ओवरऑल वोल्टेज की बात कर रहे हैं, और बाकी चीज़ आप समझ चुके हैं। अब यहाँ से एक चीज़ नोट करने वाली है मैथमेटिकल टर्म्स में, वो ये है कि जो आई इंटू आर नेट है वो बराबर है इन के, और यहाँ पर आई कॉमन लिया जा सकता है। आई को कॉमन लेने के बाद अंदर बचता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई मल्टीप्लाई बाय आर नेट इज इक्वल्स आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई दोनों साइड से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, जिसके बाद जो हमें नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलती है, यानी जो आर नेट मिलता है या फिर आर इक्विवेलेंट मिलता है, वो होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यानी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगी किसी भी सीरीज सर्किट में, सीरीज कॉम्बिनेशन वाले सर्किट में, वो सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके आ जाएगी। इस फॉर्मूले के अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि जो हमारा करंट है वो सेम रहता है पूरे सर्किट के लिए, यानी हर रेजिस्टेंस से सेम अमाउंट ऑफ करंट बहेगा। तो करंट रिमेन्स सेम, बट जो हमारी वोल्टेज है वो अलग हो जाती है। बट वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स डिफरेंट किसके लिए, फॉर ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर या फिर हर एक रेजिस्टेंस के लिए, फॉर ईच रेजिस्टर। इसीलिए जब वी नेट लिखेंगे तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री लिखा जाएगा। फिर ओम्स लॉ की मदद से आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल वाइज काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सीरीज ग्रुपिंग से भी। तो आइए अब समझते हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या होता है और उसका डायग्राम क्या है। तो आइए अब समझते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस को, यानी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस को, उसको समझा जाए। उससे पहले लिख लेते हैं पैरेलल ग्रुपिंग यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो पैरेलल में जो होता है वो इस तरीके से है, सीरीज के जस्ट अपोजिट। सीरीज में जैसे उनको कॉन्टिन्यूसली लगाया जाता था, एक सीरियल अलाइनमेंट में लगाया जाता था, एक सीरियल वाइज ऑर्डर में लगाया जाता था, पैरेलल में जस्ट उसके अपोजिट उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लगाया जाता है। मान लीजिए जैसे कि पहली रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर है, तो जो दूसरी और तीसरी रेजिस्टेंस होंगी उनका अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार होगा, पहली वाली के नीचे और तीसरी वाली दूसरी वाली के नीचे। इसी तरीके से एन टाइप ऑफ रेजिस्टेंसेस आप नीचे 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 करके लगा सकते हैं। इसके लिए भी एक सर्किट का निर्माण कर देते हैं। सिंपल, ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट आपकी रेजिस्टेंसेज हैं और आपके पास आपका सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इनका भी नामकरण कर देते हैं। पहली रेजिस्टेंस R1, दूसरी R2 एंड थर्ड वाली आपकी R3 हो गई। इसके अक्रॉस वोल्टेज V हो गया। अब देखिए यहाँ से करंट I निकला, यहाँ तक पहुँचा और यहाँ जाना स्टार्ट हुआ। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 वायर्स का जॉइंट बन रहा है चौथी वायर के साथ। जॉइंट बनता है तो करंट डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जाएगा करंट I1, यहाँ पे जाएगा आपका I2, यहाँ पे जाएगा आपका I3। मतलब I1 बहेगा R1 के अंदर या फिर R1 के अक्रॉस I1। जो I2 है वो जाएगा R2 के अक्रॉस और जो I3 है वो जाएगा R3 के अक्रॉस। ये I1, I2, I3 जब R1, R2, R3 के अक्रॉस बह चुके होंगे और जब ये नए जॉइंट की तरफ जाएंगे तो ये मिलके वापस फिर से I बना देंगे और ये I फिर से जाकर सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है आपका पैरेलल ग्रुपिंग का सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार। अब आइए इसका फॉर्मूला समझते हैं कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा पैरेलल ग्रुपिंग में, वो कैसे निकाला जाए और उसका वो है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले तो दो चीज़ें यहाँ पे नोट करने वाली हैं कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है बट वोल्टेज जो है वो आपकी सेम रह रही है। मतलब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा, R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा और R3 के अक्रॉस भी वोल्टेज आपका V होगा। इसका रीज़न भी आप सीरीज़ के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। जब रेजिस्टेंस अलग है, करंट जब अलग है, तो वोल्टेज को सेम रहना पड़ेगा अलग अलग सर्किट्स यानी अलग अलग वायरिंग्स के लिए। बिकॉज अगर वोल्टेज
सेम होने लग गई, वोल्टेज अगर सेम होने लग गई तो करंट अलग होगा, और अगर वोल्टेज अलग होने लग गई यानी वोल्टेज सीरीज की तरह अगर अलग होने लग गई तो करंट सेम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज आपकी डिफरेंट नहीं होगी, वोल्टेज आपकी सेम होगी हर रेजिस्टर के लिए, पर जो अमाउंट ऑफ करंट होगा वो आपका अलग होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ अलग है वो है आई, और आई जो नेट है यहाँ पर जो टोटल नेट है, टोटल नेट अमाउंट ऑफ करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 से निकाला जा सकता है। सिंपल एडिटिव मैथमेटिकल कैलकुलेशन से और कुछ नहीं। अब जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि ओम्स लॉ से V इजिकल्स IR होता है, V क्या होता है आपके I R के बराबर, तो यहाँ से I क्या हो जाएगा आपका V डिवाइडेड बाय R, यानी वोल्टेज और रेजिस्टेंस का जो डिवीज़न है, जो रेशियो है वो आपके करंट के बराबर होता है। तो यहाँ से आई नेट क्या हो जाएगा वी नेट, यानी कि वी नेट अपॉन आर नेट, I1 हो जाएगा V अपॉन R1, I2 हो जाएगा V2 यानी कि V, इसको V1 बोल देते हैं, इसको V2 बोल देते हैं, अपॉन R2 प्लस I3 हो जाएगा आपका V3 अपॉन R3। अब कंफ्यूज मत होइएगा, V नेट क्या है आपका V, टोटल वोल्टेज तो V है, R नेट को तो R नेट ही लिखना है। V1 क्या है आपका V, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट अलग थोड़ी ना हुई। V2 क्या है आपका V, और R2 तो R2 है, और V3 क्या है वो भी आपका V है, और R3 तो R3 है, मतलब V यहाँ पर सेम है, करंट यहाँ पर डिफरेंट है। अब उसी की तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वोल्टेज को कॉमन ले लेना है। वोल्टेज को कॉमन लेने से क्या होगा, दोनों साइड जब वोल्टेज कॉमन आ जाएगी तो आप उसे क्रॉस कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी V अपॉन आर नेट किसके बराबर होगा V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। जब दोनों साइड V आ गया LHS और RHS में तो V कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो आपका जो 1/R नेट है वो आपके बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर। तो ये है आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल ग्रुपिंग के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है वो कुछ इस प्रकार है कि वोल्टेज सेम रहती है, यहाँ पर वोल्टेज रिमेन्स सेम फॉर ईच रेजिस्टर, बट करंट बिकम्स डिफरेंट, यानी कि करंट डिवाइड्स किसमें, इन पैरेलल ग्रुपिंग फॉर ईच रेजिस्टर, या फिर फॉर ईच रेजिस्टेंसेस। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसका कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ चुके ही हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से स्किप रिवर्स बैक करके देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि करना है क्या। सिंपल आर नेट जो है सीरीज के लिए वो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, सिंपल एडिशन करना है, और पैरेलल के लिए ये 1/R नेट इजिकल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर है, और कुछ नहीं। और बस आपको इतना देखना है कि वोल्टेज कहाँ पर डिवाइड हो रही है और कहाँ पर नहीं हो रही है, और करंट कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड कहाँ पर नहीं हो रहा है। जो आपका करंट है वो आपको सीरीज में सेम रहता है और वहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होती है, बट जो आपका पैरेलल है यहाँ पर वोल्टेज सेम है और आपकी करंट डिवाइड होता है। मिक्स ग्रुपिंग जो है, जैसे कि मैंने कहा, उसको हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे। अभी के लिए सीरीज और पैरेलल में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसको समझेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट्स बताइएगा, हम उसे तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।